तो लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसका एक एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल से ही उसको आगे और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, उसमें परसेंटेज कार्बन हमें दिया गया है, ओके ये लिखा हुआ है 40.687%, ठीक है। परसेंटेज हाइड्रोजन है 5.085% और परसेंटेज ऑक्सीजन आपको दिया गया है 54, जो बचा हुआ है 54.228। चेक कीजिए जरा। हाँ जी, ये परसेंटेज जो है दिया हुआ है। फाइन, एक मिनट, इंपेरिकल फॉर्मूला, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। एक तो आपको ये करना है, एंड इफ molecular mass is कितना देना है आपको, 118 ले लीजिए, 118, देन फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब सबसे पहला काम आपको करना क्या है, एज्यूम 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, पहला काम ये, ठीक है जी। 100 ग्राम आपने एज्यूम कर लिया, तो इसमें कार्बन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया। 100 करने से क्या हुआ, सारी चीजें बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। हमारे पास कार्बन कितना है बेटा, 40 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 687, ओके 687 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है, 5.085 ग्राम, और ऑक्सीजन हमारे पास है 54.228 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स, ठीक है। कार्बन को कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से, बहुत बढ़िया बात है। तो आप इसको 40.687 बाई 12 लिख देंगे, तो ये आपके कार्बन के मोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप 5.085 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो हाइड्रोजन के आ जाएंगे, और इसके बाद आपके 54.228 को आप किससे, 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके ऑक्सीजन के आ जाएंगे। कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 3.39 कुछ आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल खुद से सॉल्व कीजिए। 5.085 ये तो सीधा सीधा है, ये आपका 16 3 48, ये भी कुछ 3.39 एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट 3.389 कुछ आ रहा है। चेक कर लीजिए एक बार। तो यहां पे आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब बेटा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, हाँ छोटा ही है तो इसको 1 ले लिया आपने, ये भी 1 आ जाएगा, ये 1.5 आएगा। चेक करो, हाँ इसको आप 3.4 3.4 और 5.1 राउंड ऑफ करके भी कर सकते हैं। क्लियर। अब जब आपने इसको ये डिवाइड किया, तो मैंने आपसे कहा था कि ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यही कहा था, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो आप इसको लिखेंगे 2, इसको करेंगे 3 और इसको करेंगे 2। ये बात समझ में आई सबको। अब देखिए मेरे पास जो इंपीरिकल फॉर्मूला आया, लोवेस्ट रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप 4 से मल्टीप्लाई कर दे, लोवेस्ट रखना उसे। तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके वो 3 बन जाएगा, तो बस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, C2H3O2। बात समझ में आई। अच्छा, इंपीरिकल मास, कोई आपसे पूछे इंपीरिकल मास क्या हो गया,
ये आपका हो गया 24 प्लस 3 प्लस 32, 27 और 32, ये आपका 59 हो गया। ठीक है, अच्छा आपको कितना दिया हुआ है? 118। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका हो जाएगा C2H3O2N। एंड व्हाट इज N? N इज इंटीजर। बात समझ में आ रही है? N इंटीजर हो जाएगा। ओके, तो अब आपके पास N इंटू 11 N इंटू इंपेरिकल फॉर मास आया था 59, दैट इज इक्वल टू 118। तो यहां से N की वैल्यू आ गई 2। आपका फॉर्मूला बना C2H3O2 होल ट्वाइस, या इसको आप लिख सकते हैं C4H6O4। क्या कुछ ऐसा बन रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से आप इंपीरिकल फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपको मिले तो आप उसे बड़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल और देख रहे हैं बेटा, इसमें आपको परसेंटेज कार्बन 61.31%, परसेंटेज हाइड्रोजन 5.14%, परसेंटेज ऑक्सीजन 23.33 और नाइट्रोजन आपको 10.21% दिया हुआ है। फाइन, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है इस कंपाउंड का। ओके, तो सबसे पहला काम, एज्यूम 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है 61.31%, तो 61.31 ग्राम ये हो गया। यहाँ पे वेट लिख ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ बेटा? 5.14 ग्राम हाइड्रोजन आपके पास आ गया है। ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है 23.33 ग्राम और नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है 10.21। चेक कर लेना बेटा, ये दिया हुआ है ना सब? ओके, अब यहाँ पे आप मोल कैलकुलेट कीजिए। तो मोल कैलकुलेट करेंगे तो 61.31 डिवाइडेड बाय 12 आएगा। इसी तरह से 5.14 डिवाइडेड बाय 1 आएगा। ये 23.33 डिवाइडेड बाय 16 और ये आपका 10.21 डिवाइडेड बाय 14। ओके, तो 10.21 डिवाइडेड बाय 14 अगर आप करेंगे तो सबसे छोटा यही लग रहा है मुझे, और ये आपका जाएगा 0.72 अप्रोक्सीमेटली। ये आपका आएगा 1.45, ये 5.14 के आसपास आएगा। ठीक है, और ये आपका 5.1 कुछ ऐसे ये भी आएगा। क्लियर है? अब देखिए, जब आप इन सबको 1.72 से डिवाइड, ये सबसे छोटा, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 7 ओके, अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, और ये भी आपका 7 आएगा। रफली ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ, 0.72 से 5.14 या 5.1 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49 आता है ना, तो 7 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। 7 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, इस तरह से कुछ आ रहा होगा आपका। ये भी 2.0 समथिंग समथिंग आ रहा होगा। तो अब आपका फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? C7H7O2N, इस वे में ये कैलकुलेट होगा। एक और एग्जांपल देख रहे हैं बेटा, इफ इन अ कंपाउंड weight percent of carbon is 15%, then find
मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, या इंपेरिकल फॉर्मूला आपको बता देना है, ठीक है। कम से कम जो कार्बन है, ठीक, हाँ, यहां पर ये लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 कार्बन है आपके पास, कोई भी कंपाउंड है, बाकी क्या कंपाउंड है हमें कुछ नहीं पता, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे पास कार्बन जो है वो 15% है और आपको मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास बताना है। इस क्वेश्चन को अगर हम डील करें तो कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या होगा भाई, ऐसे करके कुछ कार्बन होगा, ठीक है, और इसके साथ कुछ और चीजें लगी होंगी, क्योंकि हमने कहा एटलीस्ट 1 कार्बन चाहिए, तो ये हमारे पास कुछ कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि कार्बन हमारा 15% है। इसका मतलब क्या हुआ? 15% कार्बन का मतलब हुआ 15 ग्राम कार्बन इन 100 ग्राम कंपाउंड। ये बात समझ में आई? अरे कंपाउंड तो आपको दिया हुआ है, 15% है किसमें? अरे परसेंट का मतलब 100 में, ठीक है। तो 15 ग्राम कार्बन किसमें है? 100 ग्राम कंपाउंड में। आपको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि एक ही कार्बन है, एटलीस्ट 1 कार्बन का उस, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में उसको मिनिमम रखना है, 1 रख दिया हमने। तो मोल ऑफ कार्बन कितने हो गए? कार्बन का वेट आपको पता है बेटा, ये रहा 15 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम। बात समझ में आई? और मोल ऑफ कंपाउंड कितने हो गए? ये था 100 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, और यही तो निकलना था हमें। देखो कितना आसान है, खुद सोचो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि किसमें कितना होता, अगर ये आपको पकड़ में आ गया बेटा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन एक एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। अब यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू 1200 बाई 15, कुछ ऐसा आ रहा है? हाँ, 1500 बाई 12 मत कर देना, 1200 बाई 15 ग्राम आएगा। तो ये आपका 80 ग्राम आ गया बेटा। हमें नहीं पता वो क्या था, लेकिन हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। बात समझ में आई? अच्छा, एक और लिखो, एक और लिखो, ऐसे ही लिखो, एक और लिखो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक, एक्चुअल में ये क्वेश्चंस हो सकता है आपकी बुक में यहां पे ना मिले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिले, बट वो है मोल ही। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसीलिए मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कंटेन्स, चलिए 6 कार्बन एटम लिख लेते हैं, फाइन। weight percentage of carbon is 8%. Find molar mass, okay, of compound. बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है, बस वहां पे मैंने कहा था 1 कार्बन है, यहां पर आपको 6 कार्बन कहे गए हैं, ठीक। बिल्कुल शुरू हो जाइए आराम से, बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये सब आपको मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं पहले। अब an organic compound contains 6 carbon atom, weight percent of carbon is 8%, find molar mass of compound, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब अगर हम यहां पर लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? C6 एंड समथिंग, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, ओके। लेकिन हमें ये गिवन है कि भाई इसका जो मास है वो 8 ग्राम है, और ये टोटल जो कंपाउंड है ये 100 ग्राम है। ये कहां दिया हुआ है? ये 8% जो लिख दिया ना इसने,
इसने हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी। ओके, अब बेटा यहां पर हमें ये लिखना पड़ेगा कि मोल्स ऑफ कार्बन और मोल्स ऑफ कंपाउंड के बीच क्या रिलेशनशिप है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यहाँ कुछ फैक्टर आएगा, कहां पे आना चाहिए और कितना आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैंने आपसे कहा था H2O अगर है तो आप कहते थे 1 मोल में 2 एटम या 2 मोल एटम, ठीक है ना, ऐसे ही तो कहा था। हाइड्रोजन है, ऐसे कहा था। हाँ। तो 1 मोल कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं, कितने मोल? जल्दी बता दो। 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 6 इंटू, ऐसे करूं, सोच लो। अच्छा अच्छा, चलो बेटा, यहां पे मान लो मेरे पास 10 मोल है, ठीक है। 10 मोल वाटर है। अगर 10 मोल वाटर है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 20 मोल है ना। हाइड्रोजन 20 मोल होगा, एच जो है। तो 2 को 10 मोल से मल्टीप्लाई करें ना, तो 1 मोल कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 6 आएगा ना। ये समझ में आया नहीं आया? मोल्स ऑफ कार्बन इज 6 टाइम, मोल्स ऑफ कार्बन इज 6 टाइम्स मोल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि एक, हाँ, यूनिट में, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन गिवन है। ये समझ में आ गया? बस अब क्या करना है, अब यहां पर 8/12 लिखा, ठीक है। और यहां पे आगे क्या लिख दें? 100 × 6/m। कुछ ये बात समझ में आई? यहां से सॉल्व करोगे तो बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ये 2 है, वो ये 3 है, ठीक। ये 2 से 3 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ गई? 100 × 3 × 3 दैट इज 900 आ गई बेटा। कुछ मेरे पास तो ये आ रहा आंसर, 600 किसी का आ रहा था, गलत आ रहा था। 900 आएगा, ठीक है। तो मोलर मास इज 900 ग्राम। एक एग्जांपल और लिखिए। अ हाइड्रोकार्बन, a hydrocarbon after combustion gives 4.4 ग्राम CO2। आप सबने क्लास 10th में हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये पता था कि जब भी इसे हम कंबस्ट करते थे, कंबस्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते थे, तो CO2 और H2O बनता था। तो हाइड्रोकार्बन आफ्टर कंबस्शन गिव्स 4.4 ग्राम CO2 एंड 3.6 ग्राम H2O. Find its empirical formula. Find its empirical formula. ये आपको दिया हुआ, क्लियर। अब बेटा यहां पे आपसे कहा गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जानते हैं, जिसमें भाई हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये हमें दिया गया। अब ये नहीं पता कि कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे ले लेंगे CXHY। ये जनरल हाइड्रोकार्बन हमारे पास एक हो गया, ठीक है। अब इसको जरा सी समझ लीजिए कि हमने ऐसा क्यों लिया हुआ है। हमने आपसे कहा कि अगर हमने 1 मोल CXHY लिया, CXHY लिया, तो इसमें मेरे पास X मोल कार्बन एंड Y मोल हाइड्रोजन होंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? तो हमने इसको ऐसे ले लिया। अब रिएक्शन कर दें।
इसको हमने ऑक्सीजन के साथ, हमें नहीं पता हमारी एग्जैक्ट रिएक्शन क्या आएगी, बाद में वो भी पता चल जाएगी, अभी नहीं पता, कोई चिंता की बात नहीं। यहां पे क्या बना, ओके, CO2 बन रहा है, CO2, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर। ठीक है, अभी हमने इसे बैलेंस भी नहीं किया है, कोई चिंता की बात नहीं। देखो क्या होगा, आपको ये पता है कि CO2 कितनी बन रही है और H2O कितना बन रहा है, ये पता है। अच्छा जी, 4.4 ग्राम ही है ना CO2, और ये कितनी है, 3.6 ग्राम। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, यहां पर मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए, CO2 के मोल्स 4.4 बाई 44, ये हो गए 4.4 बाई 44, इसे मैं 0.1 या 1/10 भी लिख सकता हूं, आपके ऊपर है, आप जैसा लिखना चाहें। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अच्छा, वाटर के कितने हो गए, वाटर के ओके 3.6 बाई 18, तो इसको आप देखेंगे तो ये 0.2 मोल आ गए। ये बात समझ में आई, जल्दीबाजी मत करना। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, कार्बन के कितने मोल होंगे, जितनी CO2 है उतने ही तो कार्बन के मोल होंगे, हाँ या ना। चलो मैं यहां लिख देता हूं, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे कंजर्वेशन ऑफ मास है बेटा, जितने एटम इधर से निकल के आएंगे वो कहां जाएंगे, प्रोडक्ट में ही तो जाएंगे, बीच में कोई खा तो सकता नहीं उनको। ठीक है, अच्छा एक तो ये कहानी हो गई। अब ये वाली मुझे इक्वेशन बनाना, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ H2O में क्या रिलेशन है, जल्दी बताओ, क्या ये इक्वल है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मोल्स ऑफ H2O में क्या रिलेशन है। यहां देखो, हाइड्रोजन के एक मोल में कितने, सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूं, वाटर के एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम है, डबल हैं, वेरी गुड, डबल हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ में आई, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बात है, बस अब क्या है, अब तो सॉल्व हो गया। तो X इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड Y इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2, दैट इज 0.4। ये बात समझ में आई, एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया भाई, तो हमारा क्या आ गया, C 0.1, H 0.4। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, इन्हें फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, तो इन्हें किससे मल्टीप्लाई करूं, छोटे वाले को परफेक्ट इंटीजर बनाना है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, C1H4, तो ये मेरे पास CH4, ये मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया। हेडिंग डाल लीजिएगा, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। कुछ नहीं बेटा, ये सिंपल मास कंजर्वेशन का ही कॉन्सेप्ट है। मास कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था ना हमने शुरू में, कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मास जो हैं वो सेम रहेंगे। अब जरा सी एक बात करते हैं, एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए मेरे पास A3B5 कोई रिएक्टेंट है, और इसको मैंने बना दिया 3A प्लस 5B। क्लियर है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास जो A है, वेट ऑफ A इज लेट्स से 50 ग्राम। बात समझिएगा बेटा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसमें
ए का वेट क्या होगा। रिएक्टेंट में मैंने दे दिया आपको 15 ग्राम दिया हुआ है। आगे जाके तो ये पूरा का पूरा यही तो मिला आपको, ठीक है। तो वेट ऑफ ए यहां पे क्या होना चाहिए, 15 ग्राम। ये समझ में आया, ठीक। अब मजेदार बात क्या है, लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इफ एन इक्वेशन is balanced, if an equation is balanced, no need of POAC। हाँ, वहां पे तो आप सीधे सीधे मोल भी करेंगे तो आ जाएगा ना। अब कई बार हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी कि नहीं होगी। जैसे हम लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था पहला काम क्या करना है, बैलेंस करना है। अब अगर कई बार आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं पता तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इट इज अप्लाइड इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपको दे रहा हूं, KClO3, जानते हैं इसे? हाँ, इसने आपको दिया KCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक। एक काम तो ये है कि आप इसे इक्वेशन को बैलेंस करें, बट कोई जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आपको पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दे रहा है। कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, ये सब आगे पढ़ेंगे। बट अभी हमें ये पता है कि भाई ये हमारे पास है और हम इसे बिल्कुल बैलेंस करने के मूड में नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक। तो अब इसमें मैं आपको POAC लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए पहले मैं लिखूंगा इसको पोटेशियम के लिए, के लिए, ठीक। मैं कहूंगा moles of K in KClO3, भाई रिएक्टेंट में तो यही है ना, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ K इन KCl। मुझे कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मास तो बराबर होगा ना। अच्छा, अब देखिए ऑक्सीजन में क्या लिखूंगा, ऑक्सीजन में क्या लिखूंगा, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। ध्यान रखना, ये मैंने क्या लिखा, 3 इंटू, ये मैंने क्या लिख दिया है, मोल्स ऑफ KClO3। जब आप K की बात कर रहे हैं तो एक मोल में एक है, इसलिए मैंने लिखा था मोल्स ऑफ K इन KClO3। आप सिंपली इसको मोल्स ऑफ KClO3 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ, आगे क्या लिखूंगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। क्लियर है? ये सबको क्लियर है? ये समझ में आ गया, तभी आगे बढ़ पाएंगे बेटा। एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे मैं आपसे लिख रहा हूं KClO3, इसको मैंने कन्वर्ट किया KCl, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, बट मैंने कर दिया, ठीक है, प्लस KCl, ऐसे करके मैंने कर दिया। अब ये इक्वेशन आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से POAC निकाल लगा लीजिए, किस पे, K पे लगा लीजिए, और POAC Cl पे लगाइए, और POAC किस पे लगाएं, O पे, ठीक है। इन तीनों पे किस तरह से इक्वेशंस बनेंगी, चलिए पहली मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको कराता हूं, ठीक। तो मैं यहां से कहूंगा 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। ये समझ में आया, 1 क्यों लिखा, बिकॉज यहां पे 1 है, ठीक। दैट इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO4 प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, वाटर बना तो हमने वहां से हाइड्रोजन का निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना तो वहां से कार्बन का निकाल लिया। इसीलिए मैं कह रहा था आपसे
मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, लैंग्वेज में भी बताना जरूरी, कहीं बुक में पढ़ रहे होगे आ जाएगा तो फिर क्या करोगे। Cl के लिए क्या लिखोगे, 1 into moles of KClO3 is equal to, हाँ जी, 1 into moles of KClO4 plus 1 into moles of KCl। ये बात सबको समझ में आई। मजेदार है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में लगाओ। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, बिल्कुल यहां पे बेटा 3 हो गए, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू मोल्स ऑफ KClO4। बात समझ में आई, यही तो है बस, देखो भाई 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा, ये देखो ना, यहाँ पे KClO4 में 4 है और यहाँ KClO3 में 3 है, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना मिलेगा, जितने मोल KClO3 के हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जितने KCl4 के हैं उनको 4 से, और तो कहीं ऑक्सीजन है नहीं, तो जहां जहां पर ऑक्सीजन है उन सबसे उसके मोल्स निकाल लो, उनको इक्वेट कर दो। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। बात समझ में आई। एक एग्जांपल और देख रहे हैं, CxHyOZ प्लस O2 gives you CO2 प्लस H2O अनबैलेंस्ड है, ठीक। अब हमने आपसे कहा कि भाई कार्बन के लिए POAC लिख दीजिए, तो आप लिखेंगे X इंटू मोल्स ऑफ CxHyOZ, कार्बन तो यही है बस, है ना, कार्बन यहाँ पे है केवल, यहां से ले लिया, और ये किसके बराबर होगा, जहां दूसरी जगह प्रोडक्ट साइड पे है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। बात समझ में आई। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, Y इंटू मोल्स ऑफ CxHyOZ, और यहां पे हाइड्रोजन कहां मिल रही है, हाइड्रोजन हमें मिल रही है इधर से, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। जस्ट चेक कीजिए ये मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करनी है ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन कहां से आ रही है, ऑक्सीजन यहां पर दो जगह से आ रही है, एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, Z इंटू मोल्स ऑफ CxHyOZ प्लस, क्लियर है, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, ये समझ में आया, दैट इज इक्वल टू, अब 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 बिकॉज रिएक्टेंट पे हमने ले लिया। अब जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में CO2 और H2O दोनों ही जगह हमारे पास ऑक्सीजन है, तो दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O, ये बात समझ में आ गई। तो भाई इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे उसको एक या दो लाइन, एक लाइन में एक क्वेश्चन बनाएंगे, POC लिखेंगे और दूसरे में उसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर एक बार और आपको डेफिनेशन लिखाऊं तो क्या होगी, सॉल्यूशन इज a homogeneous, solution is a homogeneous mixture of two or more substances
अब कहने के लिए तो बड़ी आसान सी चीज है, लेकिन 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 इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पड़ी थी भाई। हर दो चीजों को मिक्स किया तो वो सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा, कई बार वो मिक्सचर भी कहते थे, ठीक है। हाँ, तो सॉल्यूशन के लिए क्या होता था, सॉल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। सॉल्यूशन कैसा होता है, बिल्कुल साफ होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। जैसे आप एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक डाल दीजिए, वो NaCl का आपका यस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं, NaCl इन वाटर, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, उसमें सॉलिड अलग से दिखना नहीं चाहिए। फाइन। फिर अब बात करते हैं, एक टर्म आया था सॉल्यूट, तो लिखिएगा सॉल्यूट इन अ solution, solute in a solution does not settle down। ये समझ में आया, after the solution is kept undisturbed। ऐसा नहीं कि आपने जो कुछ उसमें मिक्स किया हुआ वो सब नीचे बैठ गया, तो सेटल डाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूट जो है वो बीच में आ जाता है, हाँ बिल्कुल पता ही नहीं चलता आपको, आप सेपरेट ही नहीं कर सकते, इवन बाय फिल्टर्स यू कांट सेपरेट, ठीक है। लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन cannot be separated, cannot be separated by filtration, ठीक है। वो फिल्टर पेपर सबने देखा होता है अपनी केमिस्ट्री की लैब में, याद है। तो उससे अगर आप फिल्टर करना चाहेंगे तब भी आप इसे फिल्टर नहीं कर पाएंगे, ओके। और आगे क्या बात करें, एक पॉइंट और लिख लेते हैं बेटा। जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं ना, आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब सब कुछ एक सा हो गया होता, तो सॉल्वेंट अलग और सॉल्यूट अलग, या ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी distinguished from solvent particles even under microscope। ये है आपका सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो कई बार होता है ना, वो कुछ दे दिया, बड़े बेसिक सी चीजें होती है, वो होता है कि 6th 7th में तो डेफिनेशन रटी होती है, यहां पे जब एप्लीकेशन का टाइम आता है तब तक आप भूल जाते हैं, ठीक। अब एक और जो मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को, वो आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट लिख रहा हूं, तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा, ऐसा नहीं होता। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास सॉल्ट है। अब सॉल्ट आपको पता है ये सॉलिड है, ठीक है। आपने इसको ऐड किया वाटर में, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, ये आपका लिक्विड है। आया समझ में, तो हमारा सॉल्यूशन किसका बन गया, सॉल्टी वाटर। हाँ, अब आप खुद चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन बना के, ठीक है। दूसरे देखिएगा, एक और आपको दिखा रहा हूं। अब आपने क्या किया, एल्कोहल ले लिया, ठीक है ना। हाँ, मम्मी हो सकता है कभी क्लीनिंग के लिए कुछ बनाती हो इस तरह की चीज, तो आपने सफाई वफाई के लिए एल्कोहल लिया, ठीक है। एल्कोहल आपका लिक्विड है, और यहाँ पे वाटर ये भी लिक्विड है,
इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आपका सोल्यूशन बन गया अल्कोहलिक वाटर। हाँ जी, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो भी ऐसे ही बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब मैंने लिया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन। इसको वाटर के साथ, ये तो आप लोग भी लेते हैं भाई, हाँ, कार्बोनेटेड वाटर ड्रिंक, पेप्सी कोला वगैरह जो आप लेते हैं ना, यस, तो ये आपका ये भी सॉल्यूशन है, कार्बोनेटेड वाटर, ऐसे लिख लीजिए। बात समझ में आई? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपने मिक्स कर दिया। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा, ऑक्सीजन को आपने लिया, ये गैसियस स्टेटमेंट थी, अच्छा मैं यहां लिखना भूल गया, यहां पे गैसियस थी, ठीक है, और इसको आपने नाइट्रोजन के साथ मिक्स कर दिया, हमारा एटमॉस्फेयर, तो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया एयर का। बात समझ में आई? तो सॉलिड लिक्विड का बन सकता है, लिक्विड लिक्विड का बन सकता है, गैस लिक्विड का बन सकता है, और गैस गैस का सॉल्यूशन बन सकता है। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा कंसेंट्रेशन टर्म्स। अब कंसेंट्रेशन टर्म्स क्या है, देखिए, एक है आपका परसेंटेज, पहला नंबर लिख लीजिएगा, वेट बाय वेट, ऐसे लिखा होगा, W/W, ठीक है, वेट बाय वेट। इसका मतलब होता है मास या वेट, जो भी आप लिखना चाहें, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सीधे फॉर्मूला लिखना है बेटा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी नीचे क्या है, वेट दिया हुआ है, तो ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ऊपर सॉल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वेट बाय वेट का मतलब दोनों के मास का रेशियो निकाल दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन टर्म, परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकंड होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, हाँ पूरा पूरा लिख लीजिएगा बेटा, वेट बाय वॉल्यूम, वी मींस वॉल्यूम, ठीक है, तो आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा, परसेंटेज W/V लिखा होगा, ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट किसका, ऊपर मैंने क्या कहा था, तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें, इन ग्राम, डिवाइडेड बाय, अब नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, किसमें लेने, ml इंटू 100। मेरे ख्याल से पहले पढ़ा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा, सॉल्वेंट का मत ले लेना बेटा, सॉल्यूशन का ही लेना है, सॉल्वेंट वाला वो मोलैरिटी वगैरह में वो आगे बात करेंगे, उसकी चिंता मत करो, अभी वो कहां आएगा वो बताऊंगा अभी, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ओके। और थर्ड है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब क्या हो जाएगा, अब तो आप खुद ही लिख लेंगे, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml divided by volume of solution in ml multiplied by 100। बात समझ में आई? तो कहीं पे 3 फॉर्मूले आपको इस वे में दिए जाएंगे, ठीक। तो एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा, 2 ग्राम ऑफ substance A is added to
18 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बी। हाँ, क्लास 6-7 में इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं अगर पढ़ाया गया वहां पे तो, ठीक है, वहां के लायक क्वेश्चन है ये। ओके, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, दैट इज ए, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट। मास परसेंटेज मतलब हो गया वेट बाय वेट। जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको पुरानी कहानी समझ में आई जो मैंने आपको बता दी है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, तो अब आपको ये आंसर आ जाना चाहिए। टाइम लीजिए फिर बताता हूं। अब बेटा अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास सॉल्यूट जो है वो 2 ग्राम है। अब नीचे था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपके पास 18 ग्राम नहीं है, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 10%। है आसान? चलो बहुत बढ़िया। एक और देखो, एक और देखो, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल is dissolved in 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज ब्रैकेट में लिख लीजिए, एज्यूमिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है ना, ए और बी को आपने रिएक्ट किया तो वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, वॉल्यूम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि रिएक्शन हो सकती है तो वॉल्यूम, ये हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, ये आया। आपको बताना है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल। हाँ जी, बहुत आसान सा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपका आ गया 20/100। अब ml, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, इंटू 100, तो यहाँ पे आप 20% लिख सकते हैं। एक चीज है डेंसिटी, अच्छा कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज टाइम ओवर हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में मुझे बोल भी दीजिएगा कि सर डेंसिटी करानी, पहले डेंसिटी कराऊंगा, वैसे आपने पढ़ी होती है 9th में, बट यहाँ पे एक और आएगी वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो पहले डेंसिटी से शुरू करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।